हेलो हाइड्रोवोलिक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो फिर एक बार हम लेकर आए आपके लिए एक और बढ़िया वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सकेवेटर बिजनेस के बारे में। जो भी लोग इस बिजनेस में नहीं आने चाहते हैं उनके लिए बढ़िया वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नीड्स रहती है, नॉलेज रह सकती है। उसी हिसाब से एक्सकेवेटर बिजनेस रिलेटेड जितने भी आपको नीड्स रहेगी, हमने 5 टॉपिक कवर करे हुए हैं। आई एम श्योर अगर आप पाँचों के पाँचों टॉपिक क्लियरली देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया बिजनेस रन कर पाएंगे। तो दोस्तों, 5 टॉपिक में से पहला टॉपिक हो गया हमारा पेमेंट टाइप्स, कि आपको किस किस टाइप की पेमेंट मिल सकती है। दूसरा हमारा टॉपिक हो गया हाउ टू फाइंड वर्क, मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, काम कैसे ढूंढना है। तीसरा हमारा टॉपिक हो गया इन्वेस्टमेंट, कितनी लागत आएगी बिजनेस स्टार्ट करने में। चौथा टॉपिक हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट और अदर चार्जेस कितने आएंगे। और पांचवा मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं हमारा पहला टॉपिक पेमेंट टाइप, आपको कितनी टाइप्स की पेमेंट मिल सकती है। सबसे पहले हो गया मंथली रेंट। मंथली रेंट किस हिसाब से मिलता है? देखो दोस्तों, कोई भी एक्सकेवेटर में काफ़ी सारे अटैचमेंट लगते हैं, बट मेनली मार्केट में सबसे ज़्यादा 2 अटैचमेंट, एक हो गया बकेट और एक हो गया पत्थर तोड़ने वाला ब्रेकर। अगर आप सिर्फ बकेट में दे रहे हो तो 1,80,000 मतलब 1,80,000 आपको मंथली पेमेंट मिलेगी, जिसमें डीजल ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जिसको भी आपने दिया है उसके ऊपर रहेगा। दूसरा हो गया अगर आप ब्रेकर और बकेट दोनों में दे रहे हैं या सिर्फ ब्रेकर में ही दे रहे हैं तो हो जाएगा 2,40,000 या फिर मैक्सिमम 2,40,000 है। लोग आजकल 2,30,000 25,000 में भी दे रहे हैं। और अगर आप नया मशीन ले रहे हैं, आपके पास जीएसटी फॉर्म है, तो आपको इसके ऊपर 18% जीएसटी मिलेगा। मतलब 1,80,000 रुपया हो गया बकेट का और 2,40,000 हो गया ब्रेकर का। तो दोस्तों, सेकंड आ जाता है आप हावरली, घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। मान लो अगर आप बकेट सिर्फ चला रहे हैं तो उसमें आप पर आवर 2,200 से 2,300 मैक्सिमम ले रहे हो। अभी ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ मेरे एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, काफ़ी जगह अलग अलग हो सकता है, बट मैक्सिमम 150 या 200 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ब्रेकर आप चला रहे हो तो 2,600 या मैक्सिमम 2,700 में लोग आजकल ब्रेकर चला रहे हैं। तो बकेट का हो गया 2,200 से 2,300, ब्रेकर का हो गया 2,600 से 2,700। ये हो गई हमारे दूसरी इनकम हावरली, मतलब घंटे के हिसाब से। और हम तीसरी इनकम के बारे में बात करते हैं, जिसमें लोग मीटर के हिसाब से हो गया, फिर पत्थर तोड़ रहे हैं तो वो लोग टन के हिसाब से तोड़ते हैं। बट जो भी लोग नए आ रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है या तो आप मंथली रेंट पर दीजिए या फिर हावरली चलाइए। तो दोस्तों, ये हो गए आपको पेमेंट टाइप, मतलब आप किस टाइप के वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया मंथली रेंट, दूसरा हो गया घंटे के हिसाब से, तीसरा हो गया मीटर के हिसाब से, टन के हिसाब से, वगैरह वगैरह। और दोस्तों, मंथली रेंट वाले में मैं आपको एक बताना भूल गया कि अगर आप 24 घंटे के हिसाब से देते हैं, मतलब कोई 24 घंटा तो नहीं चला था, मैक्सिमम 20 घंटा मशीन चलती है। अगर आप बकेट में देते हैं तो 2,60,000 रुपया मिलता है, और ब्रेकर में दे रहे हैं तो 3,40,000 3,50,000 तक आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? तो देखो, इन्वेस्टमेंट वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप नई मशीन ले रहे हैं या पुरानी मशीन, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी मशीन के बारे में, कि आप सेकंड हैंड मशीन परचेस कर रहे हो तो आपको पहले बात ये ध्यान रखनी है कि 2018 से नीचे की मशीन नहीं लेनी है। पॉसिबल हो तो 2018 के ऊपर की मशीन लेनी है। और इस मशीन कैटेगरी आपको 28 लाख से 30 लाख के बीच में बढ़िया से बढ़िया मशीन मिल जाएगी। तो अगर आप मान के चलिए पुरानी मशीन लेते हैं तो एज अ फाइनेंस ग्रिड के हिसाब से आपको 2-3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। कई मशीन में आता भी नहीं है, बट उसमें आपको थोड़ा सा रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। 16 से 17% आपको एनुअल रेट लगेगा, बट 3 साल में आप EMI फ्री हो जाएगी। और अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप नया मशीन लेने जा रहे हैं तो नया मशीन में 52 लाख से लेकर 60 लाख तक आजकल सभी मशीन आ रही है। और उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न है कौन सी मशीन लेनी है, तो आई बटन में जो वीडियो आ रहा है वो उस पर आप क्लिक करिए और देखिए आपके लिए कौन सी मशीन बेस्ट है।
और नया मशीन लेने का एक ये फ़ायदा है कि आपको करीब 8 या 8.5 लाख रुपए जीएसटी के मिल जाते हैं, मतलब आपको जीएसटी का एक फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी लेनी है, नई मशीन लेनी है या सेकंड हैंड लेनी है। सेकंड हैंड मशीन में कई कबार में थोड़ा बहुत काम रहता है, नई में वो कोई मेंटेनेंस वगैरह का कोई टेंशन नहीं रहता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी मशीन लेनी है और आपका कितना बजट है। हमारा तीसरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड वर्क। चलो आपने ये तो बता दिया कि पेमेंट कैसे मिलेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, पर भाई काम कैसे मिलेगा। तो दोस्तों काम में एक मेरी मेथड के हिसाब से आपको बताता हूँ आपको कैसे काम ढूंढना है। आई एम श्योर आपको काम मिल ही जाएगा। सबसे पहले आपको एक डायरी ले लेनी है और उसमें आपको कॉन्टेक्ट लेने हैं। सबसे पहले जितने भी आपके आजू बाजू में कोई स्टोन एरिया है, मतलब जितने भी क्रशर प्लांट है उसके कॉन्टेक्ट नंबर ले लेने हैं। उसके बाद हो गया आप देखोगे आपके सिटी में किस किस टाइप के काम चल रहे हैं, नगर पालिका के किसके काम चल रहे हैं, गटर लाइन में कौन काम कर रहा है, फिर सिविल काम हो गया जैसे रियल इस्टेट काम हो गया, सिटी के बाहर कोई रोड बन रही है वो हो गया। मतलब आपको ये सब रिलेटेड एक्सकेवेटर रिलेटेड काम में धीरे धीरे सबके साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा और सबके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा कि भाई मेरे को कोई काम रहता है तो बताओ। तो धीरे धीरे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने जैसे बताया सिविल बैकग्राउंड होना आपका ज़रूरी नहीं है, बट आप धीरे धीरे कांटेक्ट कर सकते हो। देन हो गया पाइपलाइन में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि पाइपलाइन के काम भी 2-2, 3-3 साल कंटिन्यू चलते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सेम वही रियल इस्टेट में होता है, रोड में होता है। और दोस्तों लास्ट मेरे को जहाँ तक पता है आप कोई भी सिटी होगा तो उसमें जहाँ गार्बेज एरिया है तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट करके मशीन लगवा सकते हैं। मतलब आप एक बार बाहर निकलेंगे तो आई एम श्योर आपको काम तो मिलेगा ही। मतलब ये हो गए सारे टॉपिक्स जिससे रिलेटेड आप कांटेक्ट करके आप काम ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो चौथा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं सर्विस। तो देखिए सर्विस में कैसे रहता है, पर 500 घंटे के हिसाब से आपकी सर्विस रहेगी। उस पर आपको आएगा इंजन ऑयल फिल्टर्स और हो गया अपना डीजल फिल्टर। ये मेन है। हाइड्रोलिक फिल्टर अगर आप पर 500 घंटे के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 1500 या 1000 घंटे पर चेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल जो कॉस्ट है इंजन ऑयल और इंजन फिल्टर और डीजल फिल्टर की, वो आपको ऑलमोस्ट 9000 तक पड़ेगी। और उसमें से 5,500-6,000 इंजन ऑयल का चार्जेस है, बाकी 3,500-4,000 के फिल्टर्स रहेंगे। तो ये हो गया पर 500 घंटे के हिसाब से आपकी सर्विसिंग। और आगे देखें तो हम आ जाते हैं गियर ऑयल, जैसे कि ट्रैक मोटर का ऑयल हो गया, स्विंग मोटर का ऑयल हो गया। वो आप 1000 या 1500 घंटे पे चेंज कर सकते हैं जब आप हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज कर रहे हैं। और जो सबसे मेन सर्विस आएगी, जो बड़ी सर्विस हाइड्रोलिक वाली, वो आप 4000 या 4500 घंटे में तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आजकल तो लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, बट अगर बढ़िया है आप ब्रेकर में चल रहे हैं तो 4000 घंटे पे करिए, वरना बकेट में तो 5000 घंटे तक भी चल जाता है। तो टोटल इंक्लूडिंग हम अगर देखें तो आपको एवरेज पर मंथ आपको 10,000 रुपये की सर्विसिंग कॉस्ट आने वाली है, मेंटेनेंस कॉस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों अगर हम अदर चार्जेस और कॉस्टिंग के बारे में देखने जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू ट्रक और टिप्पर। देखिए इसमें गवर्नमेंट के कुछ उतने ज़्यादा टैक्स भी नहीं है, मतलब देखिए रोड टैक्स नहीं है, टोल टैक्स नहीं है, और इन सब के इंजन अभी भी BS3 आते हैं, और ना ही इसमें DFA यूरिया की ज़रूरत है। तो वो भी काफ़ी सारा खर्चा हमारा बच जाता है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो मशीन 4-5 साल के बाद आपको एक छोटा मोटा बस एक पिन बुशिंग का काम करवाना पड़ेगा, और उस टाइम थोड़ी बहुत मशीन जब पूरा ना होता है तो ही पाइप लीकेजिंग का इश्यू रहता है, तो बस पाइप नहीं डालनी रहती है। बाकी आपको एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है, आपकी मशीन की जितने रुपए की EMI है, मान लो कि 90,000 की है तो आपके 90,000 की 2 EMI तो आपके बैंक अकाउंट में होनी ही चाहिए। और ऑपरेटर की 2 मंथ की सैलरी तो आपके पास एटलीस्ट होनी ही चाहिए, वरना आपका शेड्यूल पूरा बिगड़ सकता है। ये मिनिमम आपके पास इतना फंड तो होना ही चाहिए। तो ये हो गया अदर कॉस्टिंग। अब दोस्तों हम हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के बारे में। हमने पूरा धंधे के बारे में बात कर लिया A to Z सब कुछ।
बट कोई आजकल प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करता है। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारे आपको बिजनेस रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, इतना कमा लो इतना कमा लो, बट जो बिजनेस स्टार्ट करने से लेके एंड तक आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो देखो, प्रॉब्लम में भी मेन 3 प्रॉब्लम है एक्सकेवेटर फील्ड में सबसे, और मैं बोल सकता हूँ कि 70 to 75 जो सब मशीन ओनर के प्रॉब्लम है वो है पेमेंट का प्रॉब्लम। टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता या फिर पेमेंट ही नहीं मिला। सेकंड हो गया ऑपरेटर रिलेटेड प्रॉब्लम, और लास्ट हो गया कि मॉनसून में काम ढूंढना, मतलब 3-4 महीने जो बारिश का सीजन रहता है उस टाइम मशीन किधर चलाए। तो ये तीनों प्रॉब्लम के मैं आपको सबसे पहले 1 by 1 सॉल्यूशन देता हूँ। देखो दोस्तों, मेन एंड इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो सब लोगों का 75 एक्सकेवेटर ओनरों का प्रॉब्लम एक ही है, पेमेंट का। तो पेमेंट किसी पर्सन को तो टाइम पे मिलता ही नहीं है, किसी को टाइम पे मिल जाता है तो थोड़ा कम मिलता है, और कई लोगों को तो पेमेंट मिलता ही नहीं है और वो उन लोगों को मजबूरन वो पेमेंट भूलना पड़ता है। तो ये आपके साथ ना हो, उसका आपको खास ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपको अवेयर कर देता हूँ, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बिना जाने आपको मशीन देनी ही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोई करता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी के लोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर चोर है। आपको जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं कि जिसका दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, या फिर कंपनी ठेकेदार जिसको भी आप दे रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी आपको जरा भी हिचकिचाना नहीं है। जब भी आपकी डील हो रही है आप लोगों को सबसे पहले तो एग्रीमेंट करना है, और एग्रीमेंट के साथ साथ आपको 2 चेक ले लेने हैं, एडवांस चेक या फिर एडवांस एक पेमेंट ले लेना है। पूरा पेमेंट कोई नहीं देगा, कई लोग आधा पेमेंट दे देते हैं, बाकी चेक तो आजकल सब लोग दे रहे हैं। तो आपको चेक नहीं भूलना है, चेक तो ले ही लेने हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखने जाइए तो ऐसा नहीं कि सब लोग सो रहे, पेमेंट कई लोग तो आपको दे देते हैं। आपका पेमेंट ज़्यादा ना फंसे उसके लिए एक और बढ़िया सॉल्यूशन है कि आपको मैक्सिमम हो सके आपके होम टाउन के नज़दीक रहना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। स्टार्टिंग में जब भी आप एक ही एक्सकेवेटर के ओनर है और आप इस बिज़नेस में नहीं है, तब तक कि आपको अपने नज़दीकी एरिया में ही काम ढूंढना है और नज़दीक ही रहना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो उसका रीज़न ये होगा कि आपका पेमेंट फंसेगा, फिर भी कोई ना कोई जान पहचान वाले से कुछ ना कुछ बात होके वो निपट सकता है मामला। अगर आप दूसरे स्टेट में है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जितना हो सके आपके होम टाउन से नज़दीक रहे। दोस्तों, जो दूसरा प्रॉब्लम होगा वो ऑपरेटर लोगों का। ऑपरेटर में कई बार ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं ना कि आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। कोई भी ऑपरेटर अगर आपके मशीन में आ रहा है तो आपको उसको एडवांस पेमेंट नहीं देना है कि सेठ मैं आ रहा हूँ, मेरे को टिकट का पैसा दे दीजिए। वो टिकट का पैसा ले लेगा, बाद में फ़ोन बंद कर देगा। ऐसा मेरे साथ 2 या 3 बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। उसको बोलना कि मैं टिकट का पैसा दे देगा, तो इधर आ जा तब। और दूसरा, कोई भी ऑपरेटर आ जाए तो उसको कई बार तो ऐसे आता है कि सांस मारने आ जाता है। मशीन की भी वाट लगती है, अपना काम भी नहीं होता, जिधर काम चल रहा है वहाँ से भी बार बार कॉल आ रहे हैं कि ऑपरेटर चेंज करिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बढ़िया से बढ़िया ऑपरेटर ढूंढना है आप लोगों को। भले 2000 ज़्यादा ले ले, 20,000 की जगह 22,000 रुपया ले ले, बट ऑपरेटर विश्वासु और बढ़िया ढूंढना है। और एक बात याद रखनी है कि बार बार ऑपरेटर नहीं बदलने हैं। एक अगर ऑपरेटर बढ़िया आ गया तो उसको साथ ही रखने का है, मतलब वो मशीन का ध्यान रखे, ऐसा एक ऑपरेटर ढूंढना है आपको। तो एक ऑपरेटर ढूंढने में भी थोड़ा कभी कभार चैलेंज आ जाता है। और दोस्तों, लास्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वर्क इन मॉनसून, ये इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैंने प्रॉब्लम कैटेगरी में लिया हुआ है। तो देखो, मॉनसून में क्या होता है दोस्तों कि मोस्ट ऑफली एक्सकेवेशन काम सब बंद होते हैं बारिश की वजह से। बट आप उस टाइम में क्या कर सकते हो कि जब भी आप कोई 3 साल के लिए मान लो किसी प्रोजेक्ट में मशीन दे रहे हैं, तो वो लोग मॉनसून में घंटे के हिसाब से ले लेते हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत तो पेमेंट मिलता रहता है मॉनसून में भी, जब भी बारिश नहीं होती तब काम चल रहा होता है। बाकी आप मॉनसून में अगर आप मशीन बंद नहीं रखना चाहते तो आप पत्थर वाला कोई भी काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि माइंस में वगैरह में थोड़ा बहुत वो तो काम चलता रहेगा। मतलब आपका एज ए EMI तो निकल ही जाएगा, उतना आपको काम मिलता रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा पेमेंट टाइप से लेकर कैसे काम ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, मैंने आपको उनके सॉल्यूशन भी बताए। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ डाउट वगैरह रहता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई दे देंगे कमेंट का। और ऐसा ही प्यार दिखाते रहना सभी वीडियोस पर। एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।